बोलो 61 to 70 64 सॉरी 63 64 हाँ 63 66 up to 70 up to 70 71 to 80 75 5 up to 80 81 to 90 सर 85 up to 90 91 to 100 93 95 95 से पहले कुछ बोला क्या 93 3 up to 100 200 guys up to 100 बोल दो नहीं है अच्छा इसके अलावा हम लोगों ने कुछ आगे किया है क्या गेट इक्विप किया है हाँ नहीं सर नहीं किया ओके आपका थर्मोडायनेमिक सर 2 लेक्चर हुए हैं एंट्रोपी वगैरह पढ़ाया गया आपको नो सर अच्छा क्योंकि यहाँ जो आपने डाउट पूछा है ना वो एंट्रोपी से ही है सिक्स में हाँ सिक्सटी थ्री देखते हैं 63 में आपको डेल्टा जी की वैल्यू दी है और आपसे पूछ रहे हैं थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट क्या होगा हमने फॉर्मूला पढ़ा था ये याद आ रहा है हाँ यस हमको सर डेल्टा जी गिवन है -16.5 किलो जूल है इसलिए ध्यान रखना है हम सब कुछ जूल में ले रहे हैं तो किलो का मल्टीप्लाई कर दो ये जूल में हो गया -2.303 R 8.31 टेम्परेचर कितना है 25 यानी 298 लॉग केस आपको ये के निकालना है डिवाइड कर दीजिए जो भी आ रहा होगा वो आंसर हो जाए समझा गाइस क्वेश्चन समझ आया यस
फोर्थ में आपको 64 में A2 भी डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन बाय log k is equal to 4 minus 2000 by t, ये गिवन है आपको। अब आपको और डेल्टा एस आपसे पूछ रहा है। देखो आपको इसका आइडिया इसलिए नहीं है कि आपको इसको किस इक्वेशन के साथ रिलेट करना है। किसी को कुछ समझ आ रहा है डेल्टा एस क्या है यहाँ पे, पता है कि नहीं पता? No, sir. इसे ही एंट्रोपी चेंज बोलते हैं। अभी आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो तो वहां पर आएगा ये। अब मैं इसको बताऊं कि ना बताऊं मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि ये भी आपको पढ़ना बाकी है। इसको एक बार पढ़ लो, फिर हम लोग उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आपको एंट्रोपी का मतलब ही नहीं Okay, पता sir. करेंगे। 66 A plus B FC. The equilibrium partial pressure of PA is decreasing and the volume of reaction was reduced to that reestablishing the partial pressure of A and B were double. ठीक है, देखो ये आपका इस तरीके से केपी का फॉर्मूला बनेगा। पार्शियल प्रेशर ए का भी पता है और सी का भी पता है आपको, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, बी निकाल सकते हैं। ठीक, ये action of vessels were reduced to such an extent that on re-establishing the equilibrium. सर आप म्यूट पे चले गए। देखिए, when the volume of reaction was reduced to such that extent re-establishing the partial pressure in were doubled. तो अब आपके पास जो PA है वो 2PA हो चुका है और ये 2P इसका। तो देखिए आपको थोड़ा मैं समझा दूं कि क्या किया गया है यहाँ पे। पहली इक्वेशन है, यहाँ पर आपको A पता है और C पता है, B आपको यहाँ से पता चल जाएगा इन टर्म्स ऑफ K। गाइस बात आ रही है आपको? तो यहाँ से आप पहले PB निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ KP। फिर सेकेंड इक्वेशन पर हम आएंगे। KP तो कांस्टेंट रह रहा है, आपको A बता दिया उन्होंने कि डबल हो गया, B भी बता दिया डबल, तो जो भी आपका यहाँ से B आएगा उसका डबल कर देना और C आपको फाइंड करना। Okay, sir. गाइस समझा क्या करने के लिए बोल रहे हैं? हाँ सर। कॉपी कर लीजिए, मैं इरेज करूंगा। What did Titus tell you about me? देखिए इक्वेशन गिवन है, प्रोसेस आपको देख के समझ में आ रहा है। एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? लो टेम्परेचर फॉर
ये रिक्वायरमेंट है। अब वो कह रहे हैं कि हमने क्या प्रोवाइड किया, हाई टेम्परेचर इज प्रोवाइड। तो अगर आपने टेम्परेचर हाई दे दिया तो रिएक्शन मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड जाएगी तो क्या होगा, नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चाहिए, हाइड्रोजन का बढ़ना चाहिए और अमोनिया का कम होना चाहिए। शुड इंक्रीज एंड दिस शुड डिक्रीज। अब एक लिए ऑप्शन कर लीजिए, जो भी होगा वही आंसर है। In a reaction A plus B, pressure of B is double. ये आपकी इक्वेशन बनेगी फर्स्ट टाइम की, ठीक है। ठीक है, अच्छा सॉरी, ए और सी तो सॉलिड ही है, इसका तो फैक्टर ही नहीं आना चाहिए। ये इक्वेशन 2 में आपको बोल रहे हैं द प्रेशर ऑफ बी इज डबल, ठीक है। टू भी कर दिया, इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्विलिब्रियम है तो K1 इक्वल टू K2 होगा, इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए, इसे हम D डैश मान लेते हैं। कितने टाइम्स हो जाएगा बताना है गाइस। समझ में आया क्वेश्चन आपको? नोट कर लीजिए, K1 इक्वल टू K2 करना है आपको D डैश पता चल जाएगा कितने टाइम्स होगा, रूट 2 टाइम्स आएगा, इसमें तब देख के पता चलता है, बात कर लीजिएगा। क्लियर है भाई? यस सर। 93 कॉपी कर लीजिए, मैं इरेज करूंगा। 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 93 क्वेश्चन देखिए, आपको बोल रहे हैं 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑफ नाइट्रोजन आर सील्ड इन अ 4 लीटर vessels. The vessel is heated at constant pressure at equilibrium. The pressure has fallen 2/3 of its original value. तो देखो प्रेशर 2/3 हो गया, यानी कि वॉल्यूम कितना चेंज हुआ होगा? अगर डिक्रीज हुआ है प्रेशर तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc क्या होगी? तो यहाँ पर बहुत क्लियर कट एक बात बताए कि जब सील ट्यूब होती है, सील ट्यूब, तो 100% इक्विलिब्रियम हो गया। तो जहां सील्ड लिखा है उसे अंडरलाइन कर दीजिए पहले तो आप। ठीक, अब N2 plus 3H2 gives 2NH3 है, 10 mole of hydrogen and 3 moles of nitrogen। ये 3 minus X हो गया, 10 minus 3X हो गया, तो ये 2X हो गया।
इतना है ना, वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, ठीक है। 4 लीटर की टोटल मोल्स निकाल लेते हैं। p माइनस एक्स प्लस माइनस 3x प्लस 2x, सम करिए तो कितना हो रहा है, माइनस 4 और 2, 13 माइनस 2x आ गया टोटल मोल्स। अब मोल पर लीटर, ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम कितना है 4 लीटर, और रिड्यूस वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2/3। देखिए केसी आपको निकालना है, तो केसी आप कब निकाल पाएंगे, जब आपको ये एक्स पता चल जाए। एक्स की वैल्यू यहाँ रख दीजिए और आपका केसी आ जाएगा, क्योंकि के क्या होगा NH3 की पावर 2 N2 और H2 की पावर। तो आप यहाँ से x निकालिए और x को यहाँ रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 95। NH4 yes. टोटल प्रेशर स्पीड एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, टोटल करते हैं तो देखो टोटल प्रेशर इसकी वजह से तो होगा नहीं, ये तो सॉलिड है, इसकी और इसकी वजह से होगा, और दोनों का अमाउंट इक्वल है, तो टोटल प्रेशर कितना हो गया P/2 और Kp क्या होता है, पार्शियल प्रेशर अमोनिया इनटू पार्शियल प्रेशर H2S, तो कर दीजिए P/2 इंटू बाई 2, जो भी है समझा 95। Yes. कर लीजिए कॉपी। हो गया कॉपी, 95 तक हो भी गया है अपना। अपने आने के इक्विलिब्रियम पे वापस आ जाते हैं। कल हमने आपको ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ बता दिया था गाइस। यस सर। आज हम आपको एसिड बेस कॉन्सेप्ट
देखिए Arrhenius कंसेप्ट में एसिड सब्सटेंस व्हिच गिव्स H+ इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस को मैंने अंडरलाइन किया, रीजन अभी आपको बता देंगे। HCl प्रोटॉन दे रहा है, एसिड H+ दे रहा है इसलिए एसिड है, NaOH OH दे रहा है इसलिए। चलिए कॉपी। देखिए जरा, इसके अलावा क्या एडिशनली बताया, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं एक्वस में। तो Na2 मेटल है, वाटर के साथ NaOH दे रहा है which give OH-। इस तरह नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं एक्वस में। SO3 में वाटर डाला तो H2SO4 मिला which gives H+। इसके अकॉर्डिंगली वाटर क्या है, एम्फोटेरिक होता है। व्हाई? बिकॉज इट गिव्स H+ एंड OH- बोथ। हो गया? यस सर। अब इनका जरा ड्रॉबैक देख लीजिए। देखिए इन्होंने जो भी बताया वो इट फेल्स टू एक्सप्लेन एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। अगर एक्वस नहीं है तो एसिडिक होगा बेसिक होगा, ये नहीं बताया, इसीलिए मैंने एक्वस को अंडरलाइन किया।
आधा घंटा पहला मैं बोलूं आणि कमी गेले ब्रो टी-शर्ट ब्रो एक सेट ऑफ अच्छे आए रुक बच्चे लागो का अच्छे से देखना बाहर मैं ना कोड नहीं लगाएगा म्यूट करिए भाई, किसके यहाँ से डिस्टेंस आ रहा है? वो इसको पोलियो में हाँ वो तो चार बेटी जमाना विशाल म्यूट करिए, विशाल म्यूट करिए। मम्मी ने गलती होता है चाल म्यूट रिमूव कर दूंगा ग्रुप से आपको। क्या लैपटॉप में मॉड पे अरे बैटरी लैपटॉप में मॉड पे खड़ी है फिल्म आ विशाल मैं आपको रिमूव करा ग्रुप से। चालू कर अच्छा उससे घटिया देखिए ब्राउनफील्ड-लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्रोटॉन डोनर एसिड और प्रोटॉन एक्सेप्टर बेसिस, इस पर बहुत सारी क्वेश्चन हमें करने हैं। देखिए substance which is capable of both donating and accepting electrons are called amphoteric और amphiprotic। इस कैटेगरी में बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं। आपको पहले वाटर का ही दिखा दूं। H2O H प्लस देता है, इसके अलावा H2O H प्लस एक्सेप्ट करके H3O प्लस भी बनाता है। तो आपके सामने है प्रोटॉन डोनर भी है और प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स पॉसिबल हैं। सर नीचे का थोड़ा नहीं दिख रहा। हाँ सर, नीचे वाला दिख रहा है। अब दिख रहा है सर। ठीक है, अब थोड़ा बाद में लिख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि अभी क्वेश्चंस करने हैं आपको। NH3 ले लेते हैं हम, ठीक है। NH3 NH2 माइनस और H प्लस बना रहा है और NH3 H प्लस के साथ कंबाइन करके NH4 प्लस भी बना है। तो अब देखिए ऐसे केस में इसे हम एम्फोटेरिक या एम्फीप्रो कह रहे हैं कि ये ले भी सकता है और दे भी सकता है। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स पॉसिबल हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ HCO3 माइनस, अब जरा ध्यान से देखिए, एक प्रोटॉन दे सकता है और एक प्रोटॉन ले भी सकता है। तो जब जब दे रहा है तो ऐसे, जब ले रहा है तो बे, कर लीजिए नोट डाउन।
देखिए, a pair of acid base which is differ by H plus is known as conjugate acid base pair. सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो जब हम ये कहते हैं कि H plus उसने लूज कर दिया तो एसिड है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसने H plus अपना लूज कर दिया तो इसका बिहेवियर एसिडिक, तो इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस। जस्ट उल्टा, तो एसिड का कॉन्जुगेट बेस और बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। यहाँ एक एग्जांपल रहा हूँ, अब जरा देखिए, HCl है, इट गिव्स H plus N माइनस, तो HCl तो एसिडिक है, इसमें कोई डाउट नहीं क्योंकि उसमें प्रोटॉन दिया है। तो Cl माइनस, Cl माइनस क्या होगा, इसका उल्टा, एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस। समझ में आ रहा है बात? यस सर। Yes, sir. अभी बताइए, NH3 क्या है और NH4 प्लस क्या है? NH3 बेस है और NH4 प्लस कॉन्जुगेट एसिड है। समझ में आया? यस सर। अच्छा, Cl माइनस H प्लस गिव्स HCl। Cl माइनस क्या है? बेस। बेस। और HCl क्या है? Conjugate acid. तो मतलब समझ में आ गया? यस सर। तो अगर आप एक सिंपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में किसका डिफरेंस होता है, तो एक H प्लस का डिफरेंस होता है। H प्लस या तो जुड़ रहा होता है या निकल रहा होता है, तो हर बार अगर एसिड माइनस बेस की बात करेंगे तो सिर्फ H प्लस आएगा। क्लियर? यस सर। क्वेश्चन देता हूँ, कॉन्जुगेट बेस फाइंड करना है। आपको इनके सबके कॉन्जुगेट बेस बताने हैं। आप पहले कॉपी कर लीजिए, फिर आप बताइए। इनके कॉन्जुगेट एसिड बताइए, कॉपी कर लीजिए, फिर सबके आंसर एक एक करके बताइए।
हो गया? यस सर। HCl का क्या आ रहा है? Cl minus. minus. Cl minus. H2SO4 का? Acidophil minus. H4 minus. C2H2 का? C2H. C2H. ठीक है ना? सर दोनों H नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, एक ही प्रोटॉन का वैलेंस होता है। ठीक है ना ये? Yes, sir. Yes, sir. अब कॉन्जुगेट एसिड बताना है तो क्या करेंगे? NH4. NH4 यहाँ से हमने plus. एक H प्लस जोड़ दीजिए, इसका क्या हो जाएगा? C6H5. इसका NH2 प्लस। ठीक है ना? सर वो C6H5 NH2 प्लस नहीं समझ आया। हाँ, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है ना, तो कंबाइन हो गया, आयन बना लेगा। NH3 होगा ना। हाँ, हो गया। Yes, sir. अब इनका ड्रॉबैक क्या होगा? क्या लगता है इन्होंने क्या गड़बड़ किया होगा? वैसे तो बहुत सारे गड़बड़ हैं, पर कोई ऐसा जो आपने ऑब्जर्व किया हो? सर क्यों है वो नहीं समझा। क्या चीज? कॉन्जुगेट एसिड क्यों है वो नहीं समझा। मैंने बताया प्रोटॉन रिमूव करना, प्रोटॉन ऐड करना है। इनका ड्रॉबैक ये है कि इन्होंने ये तो बताया कि प्रोटॉन देख के हम बच सकते हैं, पर बहुत सारे एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस ऐसे भी हैं जिनमें प्रोटॉन नहीं होता। जैसे SO2 एसिडिक है, CO2 एसिडिक है, पर इनके पास तो H प्लस है ही नहीं, तो इन्हें कैसे जज करेंगे? तो ये रीजन से वो आउट। नोट कर लिया? देखिए, यहाँ पर ये मैंने स्पेशल दिए हैं आपको, रिएक्शन देकर के ये बताना है कि ये एम्फोटेरिक हो सकती हैं या नहीं हो सकती।
मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे जज करना है। तो एसिटिक एसिड को अगर हम वाटर में ऐड करें तो ये अपना H प्लस दे देगा एंड दिस बिकम H3O प्लस एंड एसीटेट आएगा। तो अब देख करके बताएंगे इस रिएक्शन में एसिटिक एसिड का बिहेवियर क्या है, एसिडिक है या बेसिक है? एसिडिक। बोलिए। एसिडिक है। अब दूसरी रिएक्शन में हम एसिटिक एसिड की रिएक्शन HCl से करा दे रहे हैं। HCl इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस सेकंड रिएक्शन में एसिटिक एसिड का बिहेवियर कैसा है, एसिडिक की बेसिक? Basic. बेसिक। तो यहाँ पर ये एसिडिक सर वो और यहाँ समझ पर में ये आया बेसिक है। हाँ सर फिर से समझा कि मतलब क्या चीज? एसिडिक क्यों है और वो बेसिक क्यों है? डेफिनेशन बोलो एसिड की क्या होती है? सर एसिड मतलब जो प्रोटॉन देता है। देखो फर्स्ट रिएक्शन में एसिड ने प्रोटॉन दिया है, इसका H प्लस कंबाइन हुआ है वाटर के साथ, प्रोटॉन दिया है ना। अच्छा और सेकंड में और एक्सेप्ट बेस क्या होता है? सर जो एक्सेप्ट करता समझ आ गया? हाँ, तो एक्स रिलीज भी किया और एक्सेप्ट भी किया है, इसलिए हम इसे एम्फोटेरिक बोल रहे हैं। तो ये हमारा पहला केस सॉल्व हो गया। अब आप आगे की रिएक्शंस के लिए आप खुद से रिएक्शन लिख के बताइए, स्टार्ट करिए।
सर नहीं हो रहा। हो गया? नहीं हो रहा सर। बाकी लोगों को ट्राई कर लेने तो फिर मैं करता हूँ। सर एसिडिक आराम से हो गया, बेसिक नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, उसको समझने के लिए आपको कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना पड़ेगा। जैसे एसिडिक एसिड, वीक एसिड, हमने उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड क्या डाला, HCl डाल दिया। तो ऐसे ही आपको सोचना पड़ेगा कि उससे ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग है क्या, जो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वही काम आएगा। सर Okay, HNO3 H2SO4 में क्या स्ट्रॉन्ग एसिड? HNO3 स्ट्रॉन्ग है। HCl है मैंने। सर वो आप थोड़ा नहीं सोचो, आप थोड़ा सोचो, फिर तो मैं करूंगा ही। आप ट्राई तो करो, गलत होता है हो जाने।
बना भाई, इतनी देर में तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हो जाते हैं। बताएंगे भाई क्या बनाया? गाइस यस सर। क्या बनाया? क्या? H2SO4 का क्या बनाया? HSO4 माइनस। और H2SO4 से अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हमने अगर HI ले लिया तो क्या बनेगा? H3SO4 plus. ठीक है ना, ये एसिडिक और यहाँ पर ये बेसिक। सर HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। हाँ, ओके थैंक यू। यहाँ जो लिखे हैं, यहाँ जो एसिड्स लिखे हैं उनमें सबसे ज्यादा HI है। बाकी तो हम अभी आपको पढ़ाएंगे, आपको पता चलेगा और कौन कौन से होते हैं। सर सीजियम का होता है ना? पागल हो गए? सीजियम बेसिक होता है। सीजियम ये कौन सॉरी, पढ़ाया तुमको? ऐसे बेसिक मतलब कोई बोल के ऑक्साइड। सॉरी बोल दोगे तो लॉजिक तो लगाया करो भाई। मेटल होना चाहिए एसिड के लिए। देखो यहाँ पर ये एसिडिक, यहाँ पर ये बेसिक, और कौन बचा? HF। सर एसिडिक बिहेवियर के लिए वाटर लेना जरूरी है, कोई भी बेस ले सकते हैं? नहीं, आप प्रोटॉन निकालोगे तो हम बेस लेने के लिए ले सकते हो, पर वाटर सबसे इजी है ना, क्योंकि वाटर के कंपैरिजन में एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। आप बेस डालोगे तो न्यूट्रल नहीं हो जाएगा? यस। बोलिए, अगर आप बेस डाल दो तो न्यूट्रल नहीं होगी। हाँ सर, आ गया सर। लॉजिक समझ में आया ना? यस। सर HF के साथ HI ले सकते हैं? मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन केमिस्ट्री। और कौन सा बचा है? HSO4 माइनस। अब HSO4 माइनस है, अब इसमें तो ज्यादा चांसेस है आपके कुछ भी ले पाने के आराम से। जब एनायन मिल जाए तो काम आसान हो जाता है। समझ आया? यस सर। यस सर। सर आपने क्या बोला, रिपीट कर सकती हैं? मैंने कहा एनायन होता है तो देखो पॉसिबिलिटी वाटर के साथ ही बन जाती है।
ये 3 है आपके पास, इनके लिए आपको बनाना रखे हैं, तीनों के लिए बनाइए। डन सर। क्या क्या बना? आप मुझे इसका केवल कॉन्जुगेट एसिड बेस बता दीजिए, पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है। H2P4O-, इसका क्या कॉन्जुगेट एसिड क्या है और कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा? बोलिए। HPO4-। ये क्या बना इसका? कॉन्जुगेट एसिड की कॉन्जुगेट बेस? बेस। तो एक H प्लस है, बेस। तो ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। और दूसरा क्या बन सकता है? H3PO4। समझ आया? यस Yes, sir. इसका बताइए अभी।
PO4 -3. PO4 minus PO4 -3 होता है 3. और इसका H2PO4 minus -1. 1. ठीक है इसका HPO3 2 minus. और इसका H2PO3. H2 की H3 H3 अच्छा मुझे अब इसका बता दो केवल इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा सॉरी H3PO2. H3PO2 PO2. और और सोचो सर कॉन्जुगेट बेस तो HPO2 2 minus आएगा ना. हाँ वही. देखो इन सबसे पहले ये बात याद रखो कि H3PO2 की बेसिसिटी कितनी होती है याद आया कि नहीं स्ट्रक्चर्स Yes, में sir. बताया था इसकी बेसिसिटी 1 है यानी ये एक ही प्रोटॉन दे सकता है ऑलरेडी दे चुका है अब ये प्रोटॉन दे ही नहीं सकता समझ आया कि नहीं सर क्या एक बार आपको फिर से. देखने में हिस्सा मोनोबेसिक ऑलरेडी एक प्रोटॉन है अब ये फर्दर प्रोटॉन नहीं दे सकता इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ओनली याद लिख लीजिए इट कैन नॉट निक फर्दर प्रोटॉन बिकॉज इसकी बेसिसिटी इज 1 लिखिए इसको यहाँ पे सर लेकिन इसके पास तो 3 है ना मतलब बेसिसिटी 1 कैसे होगी ये क्या समझा सर. कॉपी कर लिया हाँ Yes, sir. ठीक H3PO2 वाला लिख लिया ना हाँ सर.
देखिए जरा, जितना लिखा मैं एक्सप्लेन कर दूं फिर लिखता हूँ। एसिड्स मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, एक्सेप्ट कब करेगा, जब डेफिशिएंट होगा। और डेफिशिएंट्स को हम इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ऐसे जो भी इलेक्ट्रॉन लविंग या डेफिशिएंट होंगे उनका ऑक्टेट कभी पूरा नहीं होगा। आप इनमें से किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना करके देखिए, सेंटर एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। दूसरा, कंपेयर कैसे करें, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड अगर कंपेयर करना है तो न्यूक्लियर चार्ज देख लीजिए। न्यूक्लियर चार्ज अगर हम बोले तो उसे ऑक्सीडेशन नंबर बोल करके आप काम चला सकते हैं। दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड टू सेंट्रल एटम, कितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड हैं उतना ज्यादा उसका एसिडिक नेचर होगा। एग्जांपल देखिए, SO2 और SO3, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसके पास है, इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, तो ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, C और CO2 में देखिए, इसके पास 5, इसके पास 4, इसके पास। इस चीज को सॉल्व करने का दूसरा तरीका ये था कि हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखते और उसे करके भी आंसर दे सकते, तो भी आंसर वही आता। आप इस तरीके से भी इसे कर सकते। हो गया। यस सर। सर रुको, कहाँ पहुंचे, सर वो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड वो चल रहा ठीक है। हो गया सर।
molecules having central atom with empty d orbital. इसके पास empty d orbital या vacant d orbital होगा, वो लुईस एसिड जरूर होगा। कैसे पता चलेगा? तो बहुत सिंपल लॉजिक है, थर्ड पीरियड के बाद सबके पास होता है, बस सेकंड पीरियड के पास नहीं होता, तो फर्स्ट के पास। कोई भी कैटायन है तो लुईस एसिड होगा। अब यहाँ इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा है, इसको सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले तो मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स। अगर मल्टीपल दो डिफरेंट एटम्स के बीच में है तो वो लुईस एसिड जरूर होगा। मल्टीपल का मतलब डबल ट्रिपल, सल्फर ऑक्सीजन, कार्बन हेलोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन। और लास्ट लिखा है एलिमेंट विद एन इलेक्ट्रॉन सेक्सलेट NH2 NP4 6 ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन है, इस ग्रुप के एलिमेंट्स भी ये कैरेक्टर शो कर हैं। ठीक, करिए कॉपी। सभी का वो सिर से समझाओ। क्या चीज? बी पॉइंट। मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, तो डबल B- या ट्रिपल बॉन्ड अलग एटम। हाँ, बी वैकेंट डी ऑर्बिटल जिस भी एलिमेंट में पास होगा। और ये शर्त है कि थर्ड पीरियड के बाद सब में होता है, आपको याद करने की जरूरत है, एलिमेंट आफ्टर थर्ड पीरियड। सर 5th पॉइंट क्या लिखा आपने? सर
कौन सा नहीं समझ में आया अब? सर पॉइंट ई में आपने इलेक्ट्रॉन और लाइट के बीच में क्या लिखा है? कहाँ पे बेटा? ऑक्सीजन सर एंड सर नहीं, लाइट से पहले। SEXLET सेक्सलेट बोलते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब होता है 6 इलेक्ट्रॉन। थैंक यू। जैसे ऑक्टेट होता है ना वैसे ही। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए ऑक्सीजन पे जैसे मैंने बोला कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास, तो ये बहुत इजीली SO32 माइनस के साथ कंबाइन हो जाता है। सर ये स्टेबल होते हैं। हो गया? यस। लुईस बेस इसका उल्टा होगा। इलेक्ट्रॉन रिच, लोन पेयर डोनर या फिर न्यूक्लियोफाइल, ये सारे नाम हो सकते हैं। ठीक, अब ये सब होने के लिए कैटेगरी क्या होगी? पहला, मॉलिक्यूल्स हैविंग लोन पेयर। अब लोन पेयर तो आपको पता है, आप अल्कोहल ले लीजिए, ऑक्सीजन के पास है, वाटर लीजिए के पास है, अमोनिया लीजिए नाइट्रोजन के पास है, तो जिसके पास भी लोन पेयर है उसका लुईस बेस होगा। दूसरा, कोई भी एनायन है, वहां पे कैटायन बोला, यहाँ पर एनायन। OH माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, Cn माइनस हो गया, एक्सेट्रा। वहां पर हमने बोला था मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स, मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन सेम एटम। अगर एटम सेम है तो अब सेम एटम जैसे एल्कीन हो गया, अल्काइंस हो गए, ये इस कैटेगरी में आएंगे। और कुछ हैलाइड्स होते हैं, स्पेशल हैलाइड्स, डोनेट, हैलाइड आयंस। ये सब आपको जो है जनरली 0 एलिमेंट में मिलता है। XeF2 और HF है, XeF6 है। नोट करिए।
सर डी पॉइंट समझ में नहीं आया। डी पॉइंट मैंने बोला कि डोनेट हैलाइड आयन। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो अपना हैलाइड आयन ही डोनेट कर देते हैं। जनरली ऐसे कंपाउंड एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं। XgF6 प्लस HF दोनों कंबाइन हो गया, XgF6.HF। तो पर क्या हो, इसका बिहेवियर कैसा हो गया? इसको अगर ये एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे डोनेट कर रहा है, इसलिए हमने डॉट प्रोडक्ट दिखा दिया यहाँ। सर वो एक पॉइंट समझा लोन पे क्या चीज? सर मॉलिक्यूल हैविंग लोन पे मतलब सर मतलब वो बेस जिनके पास भी लोन पेयर होगा, हाँ वो बेस हो गया। सर आपने ऊपर क्या लिखा है? नीचे का कॉपी हो गया तो बताओ पहले। यस सर। सबका हो गया? सर लास्ट के 2 पॉइंट लास्ट के 2 पॉइंट पे मैंने लिखा है मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन सेम एटम्स। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो लुईस बेस होगा, या फिर जीरो ग्रुप कंपाउंड का कोई भी हैलाइड लुईस बेस होगा, राइट। उसके बाद एक ऑब्जर्वेशन है कि जो लुईस के बेस हैं वो ब्रॉन्स्टेड के भी बेस हैं, पर एसिड्स के लिए ऐसा नहीं था। आप चेक कर लीजिए डेफिनेशन दोनों की। जो लुईस के बेस हैं वो ब्रॉन्स्टेड के भी बेस हैं। आप कोई भी एग्जांपल लेकर के देख लीजिए, अमोनिया ही सबसे अच्छा एग्जांपल है। लुईस का भी बेस है और ब्रॉन्स्टेड का भी बेस है। सर ब्रॉन्स्टेड का बेस, हाँ? ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है? शाबाश। अभी अभी क्या पढ़ा था इससे पहले, लुईस से पहले? इससे पहले क्या हम लोगों ने? अच्छा ओके ओके सर। यार हद करते हो, मतलब 5 मिनट पहले मैंने इरेज किया है, ध्यान कहाँ है आप लोगों का? तो बेसिस दोनों के सेम होते हैं और एसिड दोनों के अलग अलग होते हैं। ऐसा एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑल ब्रॉन्स्टेड बेस आर लुईस बेस और ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर लुईस एसिड, तो आपको बताना होता है कि ट्रू है कि फॉल्स है। करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन आता है। हो गया? हाँ सर। इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर पे आपको कराएंगे। अभी हमने एसिड बेस पढ़े हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसका कंपैरिजन बताएंगे कि कैसे पता चलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक एसिड है। ठीक है, इतना लिख के अभी सिर्फ थ्योरेटिकली पार्ट चल रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में कंपैरिजन आएगा, कंपैरिजन के बाद कैलकुलेशन आएगा। तब तक के लिए आपके पास टाइम है, आप केमिकल इक्विलिब्रियम का गेट इक्विप सॉल्व कर लीजिए। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, यस Yes, और इसके आगे का फिर मैं आपको कराता हूँ। Okay, sir. Bye, sir. थैंक यू Bye. सर। Thank you, sir. Bye, sir. बाय सर, थैंक यू सर।